नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मेरा नाम विपिन, आप जुड़ चुके हैं पीसीएस वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। पिछली 3 क्लासों में आपने देखा कि किस तरीके से हमने संविधान सभा के बारे में, संविधान के स्रोत के बारे में और संविधान के प्रियम्बल के बारे में डिस्कस किया। ये हमारा डिस्कशन प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए रहता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको कहीं और तलाशना पड़े या हमारे लेक्चर से बाहर जाए। चलिए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत की अनुसूचियों के बारे में, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। संविधान की अनुसूचियों का जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वाला ऑफिशियल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या @VIP सिविल प्रेप टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हमारा ये पीडीएफ अवेलेबल है। बाकी मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए जरा देखते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां, इनके बारे में कौन सी जो खास बातें हैं वो हमें याद रखनी है। पहली, कि भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया उस समय अनुसूचियों को एक परिशिष्ट के रूप में, यानी एक अलग डॉक्यूमेंट्स के रूप में संविधान के साथ जोड़ा गया था। जैसे पूरी किताब लिख दी, फिर अनुसूचियों को उसमें जोड़ा गया। इसलिए वो संविधान का हिस्सा तो हैं, लेकिन वो संविधान में नहीं है। हमारी अनुसूचियां संविधान का हिस्सा तो हैं, लेकिन हमारे संविधान में नहीं है। हिस्सा कैसे हैं? जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो अनुसूचियों को भी पढ़ते हैं, लेकिन संविधान में क्यों नहीं है कि आर्टिकल 1 से लेके 395 तक कहीं भी अनुसूचियों का कोई जिक्र देखने को नहीं मिलता है। फिर मूल रूप से हम देखें तो संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। जब 26 नवंबर, कितना, 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय कुल 8 अनुसूचियां इसमें शामिल थीं। तो पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी 8 अनुसूचियां थीं जो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान में शामिल थीं। तो सबसे पहली जो अनुसूची थी कि भारत में अब फिलहाल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख है वो पहली अनुसूची में किया गया है। फिर उसके बाद इसे हम ट्रिक से भी पढ़ेंगे। दूसरी अनुसूची कहती है कि वेतन, भत्ते और पेंशन जो दिए जाएंगे पदाधिकारियों को, उनका उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। साथ ही तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख है। जो शपथ है, चाहे लोकसभा हो या उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं, उनके शपथ का जो प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची में कहा गया है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख है। इसे हमें अनुसूचियों के बारे में याद रखने के लिए हमें कुछ ज़्यादा बड़ी काम नहीं, हमें सिर्फ प्रीलिम्स टैकल करना है, तो हमें इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? इसे आप ऐसे पढ़ेंगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसे ट्रिक में पढ़ेंगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसका मतलब क्या है? T4 होता है टेरिटरीज, E4 होता है इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है वेतन, भत्ते, इन सबको हिंदी में हम इमोल्यूमेंट्स भी कहते हैं। दूसरा, A4 एफर्मेशन। एफर्मेशन मतलब जो हम अफर्मेशन एंड ओथ, यानी जो शपथ पत्र लेते हैं वो एफर्मेशन आता है। R4 राज्यसभा के बारे में है। S4 शेड्यूल एरियाज के बारे में है। O4 अदर शेड्यूल एरियाज के बारे में है। F4 फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में है। फिर O4 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, हमारी राजकीय भाषा के बारे में है। फिर L4 लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है, जो जमीन भूमि जो कानून थे उनमें रिफॉर्म किया गया उनके बारे में है। T4 एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। P4 पंचायत के बारे में है। M4 म्यूनिसिपालिटीज के बारे में है। तो इसे हम कैसे देख सकते हैं? इसे यहां हम देख सकते हैं कि टेरिटरीज की सबसे पहले बात कहाँ की गई है? T4 टेरिटरीज, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अनुसूची 1 में उल्लेख किया गया है। फिर हम देख सकते हैं टेरिटरीज के बारे में कहाँ देखेंगे? तो पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो उल्लेख है वो पहली अनुसूची में कहा गया है। फिर दूसरी अनुसूची को हम देखें तो एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? एमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है जो वेतन, भत्ते वगैरह जो दिए जाते हैं उन्हें एमोल्यूमेंट्स भी बोलते हैं। तो दूसरी अनुसूची, एमोल्यूमेंट्स मतलब वेतन, भत्ते और पेंशन किसके? जो पदाधिकारी रहेंगे, चाहे लोकसभा के पदाधिकारी हों चाहे राज्यसभा, इन सब के पदाधिकारियों के जो वेतन भत्ते हैं उन सब के बारे में चर्चा की गई है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची का मतलब क्या है? TEA आएगा। A4 एफर्मेशन। एफर्मेशन मतलब ओथ, यानी शपथ संबंधी जो
विषय हैं वो एफर्मेशन या तीसरी अनुसूची में आते हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर का आर, टीयर्स में आर आएगा। तो आर कहाँ से आएगा? आर मतलब राज्यसभा। तो चौथी अनुसूची में कहा गया है राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा है किस तरीके से किया जाएगा, वो चौथी अनुसूची में है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फिफ्थ नंबर, वो है एस, एफ एस फॉर शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल एरियाज कौन कौन से? वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उल्लेख है वो पांचवी अनुसूची में कहा गया है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, वो है हमारा ऑफ। ऑफ मतलब अदर शेड्यूल एरियाज। अदर शेड्यूल एरिया को जैसे असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, इन सब जनजातियों का जो प्रशासन है इन्हें अदर शेड्यूल एरियाज के नाम से भी जानते हैं। तो इनका उल्लेख छठी अनुसूची में किया गया है। फिर आता है हमारा सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची कौन है? एफ, एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, तो इसलिए हम सातवीं अनुसूची को फेडरल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। फिर ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आठवीं अनुसूची जो थी वो 22 जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख करती है। हालांकि मूलतः संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। ठीक है। और आगे देखेंगे हम कि किस तरीके से संविधान संशोधन के द्वारा हमने भाषाओं को ऐड किया। ठीक है। तो ये हमें 8 अनुसूचियां थी इस तरीके से। अब हम बात करते हैं संविधान में जो अनुसूचियां वो कैसे बढ़ी। जो संविधान में बढ़ी हुई अनुसूचियां हैं वो पहली कौन सी है? 9वीं अनुसूची। दरअसल 9वीं जो अनुसूची है वो भूमि सुधार संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि के सुधार से। तो 9वीं अनुसूची को आप यहां से देख सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स। क्या है? एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स। तो वो 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची के बारे में आपको ये बात और भी ध्यान रखनी होगी कि 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। कब? 1951 में, यानी संविधान को पूर्णतः लागू करने के 1 साल बाद। साथ ही साथ 9वीं अनुसूची के जो विषय थे उनको पहले संशोधित नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को रिव्यू किया और फिर कहा है कि इसमें यदि कोई ऐसा मामला है जिसको चुनौती देना जरूरी है तो आप न्यायालय में उसे चुनौती भी दे सकते हैं तार्किकता के आधार पर। ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं 10वीं अनुसूची। दरअसल 10वीं अनुसूची को भी संविधान संशोधन द्वारा ही लागू किया गया था और ये था दल बदल संबंधी जो प्रावधान है, यानी जब आया राम गया राम वाली जो बात चल रही थी कि एक दल को छोड़ के आप दूसरे दल में शामिल हो जाते थे, यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी को कोई भी नेता जब ये देखता था कि ये राजनीतिक पार्टी चुनाव में अब आने वाली है तो वो क्या करता था कि अपनी पार्टी यानी हारी हुई पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता था, या कभी कभी अपनी पार्टी के खिलाफ भी वो बयान दे देता था कि जो सामने वाली जो पार्टी रूलिंग पार्टी उसे सपोर्ट कर देगी। तो ऐसे विवादों को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसे दल बदल संबंधी प्रावधान के अंतर्गत रखा गया। ये संशोधन कौन सा था? तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कौन सा? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ध्यान रखेंगे 1985 में ये आया। कौन सा? एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा? 10वीं अनुसूची का एंटी डिफेक्शन लॉ या दल विरोधी कानून बनाया गया। इसके 7 साल बाद यानी 1985 के 7 साल बाद 1992 में 2 संशोधन किए जाते हैं, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत भारतीय संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची भी शामिल हो गई। 11वीं अनुसूची क्या कहती है? वो पंचायती राज के बारे में बात करती है और 12वीं अनुसूची क्या कहती है? वो म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करती है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपकी P4 पंचायत और M4 म्युनिसिपैलिटीज। तो इस तरीके से ये जो अनुसूचियां हैं उन्हें समझने की ये ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यानी पुराने प्रधानमंत्री के आंसू। ठीक है। पुराने प्रधानमंत्री से आप किसी स्पेशल प्रधानमंत्री के बारे में नहीं सोचेंगे, बस इतना याद रखो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है। ये हमारे अनुसूची याद रखने का एक ट्रिक है और यहाँ मैंने आपको डिटेल में ये दिया है। फिर उसके बाद कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है अनुसूचियों के बारे में। पहली कि जब हम बात करते हैं शपथ के बारे में, ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में, तो वहां 3 व्यक्ति यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी शपथ का जो उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया। आपसे क्वेश्चन बार बार पूछता है ये। तो अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है, बाकी का है। 7वीं अनुसूची में दरअसल 3 भाग जोड़े गए हैं। 3 भाग कौन कौन से? पहला है संघ सूची, जिसपे संघ सरकार या केंद्र सरकार कानून बनाएगी।
दूसरी है राज्य की सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तीसरी है समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। दरअसल हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने कानून बना सकती है, लेकिन उनके लिए विषय दिए गए हैं कि तुम इस पर्टिकुलर विषय पर ही कानून बनाओगे। तो इसलिए केंद्र हो चाहे राज्य हो चाहे समवर्ती सूची हो, इन सब पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो विभाजित कर दी गई है। इसलिए समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, जबकि राज्य सूची पर केवल राज्य और केंद्र सूची पर या संघ सूची पर केवल केंद्र कानून बनाता है। अब संविधान लागू जब हुआ था उसमें केंद्र सूची के मामले में देखें तो टोटल संघ सूची में जो थे वो 97 विषय थे, और वर्तमान में हम देखें तो उसमें अब 100 विषय हो गए हैं। कितने विषय हो गए? 100। तो जब संविधान लागू किया गया तो उस समय संघ सूची में कितने विषय थे? 97 विषय थे, और आज कितने हो गए? कितने विषय हो गए हैं? 100 विषय हैं। ऐसे ही विषय का मतलब ये है कि कितनी ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर संघ सरकार कानून बना सकती है। ऐसे ही हम राज्य सूची के बारे में देखें तो उस समय जब संविधान लागू किया गया तो राज्य सूची के विषय में कुल 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अब कितने विषय हो गए हैं? वो अब हो गए हैं 61 विषय। ठीक है। और समवर्ती सूची के बारे में देखें तो समवर्ती सूची में उस समय कितने विषय थे? 47 विषय थे, लेकिन आज वो कितने विषय हो गए हैं? 52 विषय हो गए, यानी 5 विषय और ऐड किए गए हैं। कितने विषय? 5। और 5 विषय जैसे विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली और वन, ये 5 विषय हैं जो उस समय से अब तक ऐड किए गए इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। किसके बारे में? समवर्ती सूची के बारे में। और समवर्ती सूची में क्या याद रखना है कि यहाँ केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। याद रखेंगे कि समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब विषय एक है और केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी कानून बना दिया तो केंद्र का कानून ज्यादा प्रभावी होगा, इसलिए राज्य के कानून को उस समय नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आज समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। तब कितने थे? 47 थे। कुल के 5 विषय कौन कौन से बढ़े? विवाह के बारे में, तलाक के बारे में, शिक्षा के बारे में, बिजली के बारे में और वन के बारे में। ये वो विषय हैं जिन पर दोनों कानून अब बना सकते हैं। ठीक है। और राज्य के विषयों के बारे में बात करें तो राज्य के विषय अब कितने बचे हैं? तो राज्य के विषय हैं 61 आज। और राज्य सूची में प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? पुलिस हो गई, जेल हो गई, स्थानीय शासन हो गए, कृषि के बारे में कानून बनाना हो गया। तो ये राज्य सूची का विषय है। और यदि हम देखें तो कुल कितने विषय हैं आज इसमें? आज इसमें 61 विषय हैं। कितने? 61। ठीक है। केंद्र सूची में कितने विषय हैं? तो उसमें है टोटल 100 विषय हैं। ठीक है। और जब प्रारंभ में कितने विषय थे? 97 थे। तो आज हम देखें तो इसे हम विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग, ये सब जो विषय हैं वो केंद्र सूची के प्रमुख विषय माने जाते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि केंद्र सूची और राज्य सूची के कानून हालांकि जो बांटे गए हैं, यानी सबको अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, लेकिन जब आपातकाल लगता है, क्या लगता है? आपातकाल, तो केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। किस टाइम? जब आपसे पूछा जाए कि केंद्र सरकार कब राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो वो टाइम है आपातकाल या इमरजेंसी। तो जब 356, अभी मैं आपको जब इमरजेंसी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, तो जब 356 या 352 के आधार पे इमरजेंसी लगाई जाएगी तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब वो आपातकाल खत्म हो जाएगा तो 6 माह के भीतर ही ये जो कानून बनाए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और वो कंडीशन के आधार पे खत्म होंगे, वो मैं आपको आपातकाल में बताऊंगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपातकाल के समय केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। बस इतनी सी बात ध्यान रखो। ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं भाषाओं के बारे में। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन सबसे पहला जो संशोधन हुआ 1967 में हुआ भाषाओं के बारे में। कब? 1967 में। तो 1967 में जब संशोधन हुआ तो वो संशोधन था 21वां। ध्यान रखेंगे, 21वां संशोधन था।
और भाषा थी ये 15वीं, 15th भाषा थी, क्योंकि 14 तो पहले से ही थी। तो 15वीं जो भाषा बनी वो सिंधी बनी थी। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया। तो इस तरीके से संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 15। ठीक है, और ये बात कब की है? 1967 की। फिर 1992 में, कितने? 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को ऐड कर दिया गया। दरअसल इन भाषाओं को आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है SDM भाई मन के साफ। SDM भाई मन के साफ, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले SDM क्या है? S, D और M। दरअसल ये जो तीनों भाषाएं हैं SDM, वो है संथाली, डोगरी और मैथिली। SDM संथाली, डोगरी एंड मैथिली। फिर भाई, भाई मतलब बोडो। ठीक है, SDM भाई। मन के मतलब मणिपुरी, नेपाली एंड कोंकणी। तो ये कहाँ है आपको? मणिपुरी, नेपाली एंड कोंकणी। उसके अलावा साफ मतलब सिंधी, साफ मतलब सिंधी। तो इस तरीके से आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो ये आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा इन भाषाओं को जोड़ा गया। तो देखो, सबसे पहला जो संविधान संशोधन था वो था सिंधी का। तो वो कौन सा संविधान संशोधन है? 21वां। ठीक है, 21वां। उसके अलावा MNK का कौन सा है? MNK का संशोधन है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। वो कौन सा? 1992 में 71वां संविधान संशोधन। और ध्यान रखो, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ये 21वां संशोधन है और इन दोनों में भी डिफरेंस कितने का है? 21 का। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि 71वां जो हुआ 1992 में हुआ। ठीक है, जब 21वां संविधान संशोधन हुआ उसका नेक्स्ट कब हुआ है? 92 में। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। फिर अगला संशोधन होता है 1992 में। फिर कौन सा हुआ? तो उसे हम 21 से यदि घटा दे तो हमें पता चल जाएगा 71वां हुआ। ठीक है, तो और कौन कौन सी भाषाएं? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। फिर 2003 में जो हुआ वो 92वां संशोधन था। तो इस संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये थे हमारे संविधान में भाषाओं को शामिल करने का क्रम। तो इसे आप एक ट्रिक से भी समझ सकते हो, जो मैंने आपको बताया कि SDM भाई मन के साफ। ठीक है, और अब बात आती है कि क्या संसद संविधान में किसी भाषा को जोड़ सकती है? तो इसका आंसर है हाँ। संसद संविधान में संशोधन करके किसी नई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ सकती है और इसे हटा भी सकती है। ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, तो ये बातें कि हमने अनुसूची के बारे में, इस बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो आपको यहीं से ध्यान रखना है कौन कौन सी भाषाएं हमने जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ी। तो वो आप एक ही ट्रिक से याद रखेंगे, एक बार में याद हो जाएगा। और वो है आपका SDM भाई मन के साफ। ठीक है, इससे आप याद रख लेंगे कि कौन कौन सी हो जाएंगी? संथाली, डोगरो, मणिपुरी, फिर आ जाएगा बोडो, फिर मैथिली, कोंकण और सिंधी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। ये भाषाएं हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं। फिर हम उसके आगे चलें। तो क्रम ध्यान रखेंगे, 2003 में 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और 1992 में 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 1961 में 21वां संशोधन था। फिर हम आगे देखें तो कुछ विषयों के बारे में चर्चा की गई, यानी जो हमारी 7वीं अनुसूची है जो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन करती है, वो 3 रूप में शक्तियां बांटती है। 3 रूप में कौन कौन सी? पहला केंद्र की सूची, दूसरी राज्य की सूची, तीसरी कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। केंद्र की सूची पर कानून भी केंद्र बनाएगा, राज्य की सूची पर कानून भी राज्य बनाएगा, लेकिन कंकरेंट लिस्ट पे दोनों कानून बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। लेकिन जब सेंटर ने भी कानून बना दिया, स्टेट ने भी कानून बना दिया, सेंटर ने भी कानून बना दिया, स्टेट ने भी कानून बना दिया, तो स्टेट का कानून मान्य नहीं होगा। फिर ध्यान रखेंगे कि आपातकाल के टाइम पे यानी इमरजेंसी लगी है तो इसके कानून पे, मतलब राज्य के कानून को
यानी यदि इमरजेंसी लगी है तो राज्य के विषय पर सेंटर भी कानून बना सकता है, लेकिन तभी तक बनाएगा जब तक जो आपातकाल है वो लागू है और उसके मैक्स टू मैक्स 6 महीने। और वो कंडीशन क्या रहेंगी वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। फिर हम देखें नेक्स्ट कौन कौन से विषय हैं। तो मूलतः हम देखें तो संविधान में कितने विषय थे टोटल। संविधान में जो तीन सूचियां थी, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे समवर्ती हो। तो केंद्र की सूची के विषय तब 97 थे, जो आज बढ़कर 100 हो गए। राज्य की सूची के विषय उस समय कितने थे। राज्य की सूची के विषय उस समय 66 थे, जो इस समय 61 हो गए। ऐसे ही समवर्ती सूची के जो विषय थे वो कितने थे उस समय 47 थे, जो बढ़कर आज 52 हो गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन्हें। और इम्पोर्टेंट विषय कौन कौन से हैं वो यहाँ बताया गया है कि जो 47 से 52 हुए हैं जो कंकरेंट लिस्ट के, वो कौन से हैं। उसमें विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली और वन को जोड़ा गया है बाद में। फिर हम देखें 66 विषय से 61 विषय हैं, उसमें इंपॉर्टेंट कौन से थे राज्य के विषय। तो उसमें देखें पुलिस, जेल, स्थानीय शासन और कृषि, ये इंपॉर्टेंट राज्य के विषय हैं। फिर केंद्र के विषयों में देखें तो विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग, ये सब केंद्र के विषय हैं। इसके अलावा हम देखें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका तीसरी अनुसूची में उल्लेख नहीं होता है। फिर टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है हमारी अनुसूचियों को याद रखने की। और इस तरीके से हमने अनुसूचियों के बारे में डिस्कशन किया। पहली बार अनुसूचियों के बारे में संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ, जब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहले उसमें संशोधन करने के पहले न्यायालय के डिसीजन के अनुसार 9वीं अनुसूची से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब 9वीं अनुसूची को भी चुनौती अब 9वीं अनुसूची को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। फिर जो अगला संशोधन हुआ 1985 का संशोधन, ध्यान रखेंगे 52वां संविधान संशोधन। इसमें 10वीं अनुसूची शामिल की गई जो दल बदल से संबंधित है। 1992 में 2 संशोधन हुए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जो पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपालिटी के बारे में चर्चा करता है। और इस तरीके से भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनको हमने पढ़ा। ये क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए आप बेल का आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी क्लास आएगी तो आप तक नोटिफिकेशन भी आएगा। तो हमारी क्लासों को देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।